स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। डे 2 आज हमारा है। डे 1 में हम क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? सर्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये सब हम डे 1 में कवर कर चुके हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 भी कर चुके हैं। उसके बाद अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज फंक्शंस के बारे में। ठीक है, रिलेशंस जो हमने पढ़े थे, रिलेशंस में कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शन इज सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, कैसा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा ये? इसमें क्या होगा, देखो आपने जो ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे, जब मैंने आपको सर्टेजियन प्रोडक्ट पढ़ाए थे, तो मान लेते हैं कि ए एक सेट है 1 2 3, है ना, बी एक सेट है ए बी। अब इसके अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाए हम तो क्या बन सकते हैं? 1a बनेगा, 1b बनेगा, 2a बनेगा, 2b बनेगा, 3a बनेगा, 3b बनेगा। ठीक है, ये हमने बनाए इसके ऑर्डर्ड पेयर। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, एक रिलेशन इसके कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं इसके 2 to the power 6। बहुत सारे नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं इससे, बट मैं एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ले लेता हूँ। ठीक है, स्पेशल टाइप का रिलेशन कैसा होगा कि जिसमें एक ऐसा रिलेशन मैं लूँगा जिसमें कि पहला एलिमेंट कभी रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे एक ये 1a ले लिया मैंने, इसका सबसेट 1a ले लिया, 2a ले लिया, फिर 3a ले लिया और 3b ले लिया। ठीक है, ये एक रिलेशन मैंने लिया कोई R1। इस रिलेशन में क्या है कि इस रिलेशन में जो ये 3b भी नहीं लिखा जाएगा, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये हमने एक सेट ऐसा बनाया जिस सेट में फर्स्ट एलिमेंट जो है रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ भी 1a 2a 3a, पहला एलिमेंट सब में डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे रिलेशन को जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सब में डिफरेंट हो, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटेड। डोमेन का जो एलिमेंट है वो कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट नहीं होगा। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शंस। ठीक है, अब ये फंक्शन किस में होगा? अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो ये सेट A है, ये सेट B है। ठीक है, A क्या है आपका? 1 2 3 है, B है A और B। 1 किससे कनेक्टेड है? यहाँ A से कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड है? A से कनेक्टेड है, 3 किससे कनेक्टेड है? 3 भी A से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं इसको फंक्शन अगर लिखना है तो इसको लिखूंगा f इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? f सच दैट A to B। इसको पढ़ते हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B। ठीक है, सेट A to सेट B। A कोई फंक्शन है जो सेट A से सेट B में है। ठीक है, और साथ में उसकी डेफिनेशन भी लिखी होगी। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं आगे एग्जांपल में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, और यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 1 को मान लेते हैं 1 को मान लेते हैं 2 से कनेक्शन कर दिया हमने। 1 इज़ कनेक्टेड टू 2, 2 इज़ कनेक्टेड टू 4, 3 इज़ कनेक्टेड टू 6। तो आप क्या देख रहे हो? ये सेट A है, ये सेट B है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, एंड इसकी वैल्यू को लिखते हैं y, इसकी वैल्यू को लिखते हैं x, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में पढ़ा है ना आपने। ऑर्डर्ड पेयर में पहले वाले सेट के एलिमेंट को हम x मानते हैं, दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को y मानते हैं। तो ये कनेक्शन इनका क्या है? रिलेशन इनका क्या है? कुछ फॉर्मूले से कनेक्टेड है। क्या फॉर्मूला है कि y इज इक्वल टू 2x, इस फॉर्मूले से कनेक्टेड है। ठीक है, तो y को हम लिखते हैं fx,
y को क्या लिखते हैं हम, fx लिखते हैं। सो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x, इससे कनेक्टेड है ये, ठीक है। मतलब क्या है कि x की जगह पे आप अगर 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंटू 1 मतलब 2 की वैल्यू 4 मिलेगी, 3 की वैल्यू 6 मिलेगी। तो इसको बोलते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। इसको क्या कहते हैं, डेफिनेशन कह लो या फॉर्मूला कह लो, ठीक है, फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, कि ये फंक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। सो फंक्शन इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिपीटेड। सेट ए का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये रिपीट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। अब जो यहाँ पे ए के जो एलिमेंट हैं, इनको जो बी के एलिमेंट हैं जो किसी ना किसी का से कनेक्शन है जिनका, इनको बोलते हैं एफ इमेज ऑफ सेट ए, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेंज क्या क्या है, रेंज है क्या हमारी 2 4 6 है यहाँ पर रेंज, ठीक है। और डोमेन क्या है, डोमेन है यहाँ पे 1 2 3। तो हम जो कहेंगे वो कहेंगे क्या कि एफ इमेज ऑफ 1 इज़ 2, एफ इमेज ऑफ 2 इज़ 4, एफ इमेज ऑफ 3 इज़ 6, ठीक है। तो इन वाले जो ये वाले जो रेंज है आपके, रेंज के जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स को कहते हैं हम एफ इमेज। और जो ए सेट के एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं प्री इमेज, इनको बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। समझ आई बात। सो डोमेन के एलिमेंट को कहते हैं एफ इमेज, सॉरी डोमेन के एलिमेंट को कहते हैं प्री इमेज, और जो रेंज के एलिमेंट होंगे उसको कहेंगे हम एफ इमेज। सो ये है बच्चों फंक्शंस के बारे में कुछ क्वालिटी, ओके। अभी हम कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि फंक्शन आखिर क्या है। अभी कुछ एग्जांपल्स आप पढ़ोगे, उसमें देखोगे, उसमें प्रूव करना पड़ेगा आपको कि ये फंक्शन है कि नहीं है, वो आपको बताना है। सो एग्जांपल नंबर आपका देख लेते हैं हम 10। एग्जांपल नंबर 10 मैंने करवाई दिया आपको। उसमें कह रहा है कि n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट r इज इक्वल टू xy सच दैट y इज इक्वल टू 2x xy बिलोंग्स टू n। व्हाट इज़ द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ r। अभी देखो ये थोड़ा सा इसको फिर भी देख लेते हैं एक बार। इसमें आपकी पूछा है डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी। सो एग्जाम्पल नंबर 10 ये कहता है कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट r इज इक्वल टू xy। सो सबसे पहले रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि रिलेशन क्या दिया है, सच दैट। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन देगा, y इज इक्वल टू 2x और x y बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, n नेचुरल नंबर का सेट है, n नेचुरल नंबर का सेट है, दोनों का आपस में कनेक्शन है। सो इन दोनों के कनेक्शन से हमने क्या करा, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया। कैसा ऑर्डर्ड पेयर बनाया, कि कैसा रिलेशन बनाया कि जो डिफाइन है y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 1 है, सो ये भी नेचुरल नंबर के साइड 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, ये भी होगा 1 2 3 4। सो 1 कनेक्टेड होगा 2 से, 2 कनेक्टेड होगा 4 से, 3 कनेक्टेड होगा 6 से, ठीक है, इस तरह से। सो बच्चों इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन आपका यही हो जाएगी पूरा सेट। सो डोमेन क्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गए सारे के सारे। और रेंज क्या हो गई, रेंज आपके देखो सब इवन नंबर आएंगे यहाँ पे, है ना, 2 4 6। सो रेंज क्या हो गई आपकी 2 4 6, या कह सकते हो आप इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। सो जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होंगे वो होंगे आपके सारे के सारे रेंज हो जाएगी, ठीक है। कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन यही है आपका, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है आपका n। ये कोडोमेन ही आपका जो है नेचुरल नंबर का सेट ही आपका कोडोमेन हो जाएगा। क्लियर है ना बात। तो ये पूछा इसने। अब एग्जांपल नंबर 11 देख लो। 11 क्या कह रहा है,
बच्चों मैं फॉलो कर रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए। उसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आर डी शर्मा पढ़ो, आर एस अग्रवाल पढ़ो, जो चाहे आपका वो मन पढ़ो, बट कंसेप्ट सभी में सेम है। मेथड सिर्फ आप कंसेप्ट आपको सीखना है यहाँ पे, बाकी बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। अब देखो कुछ इसने यहाँ पे रिलेशन दिए हैं और उन रिलेशन से हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, सो एक रिलेशन है r इज इक्वल टू 213142 213142। सो अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन है कि नहीं है, वो कैसे चेक करना है। आपको चेक करना है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये है दूसरा रिलेशन दिया है 22 24 33 और 44। तीसरा रिलेशन दिया है 12 23 34 45 34 45 5667 5667। ओके, तो देखो इसमें क्या है, पहले वाले जो रिलेशन इसने दिया है, क्या इसमें कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका फंक्शन हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 4 है, देखो ये 2 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें देखो 1 2 2 3, 1 कहीं आया है, नहीं आया है, 2 कहीं आया है 2 बार, नहीं आया है, 3 कहीं 2 बार आया है, नहीं आया है, 4 5 6 कहीं भी यहाँ पे कोई भी फर्स्ट नंबर 2 बार रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये भी आपका फंक्शन होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको चेक करना है कि कोई भी रिलेशन जो दिया हुआ है वो फंक्शन है कि नहीं है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उसने, उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या दिया है उसने, कुछ टेबल दिया है आपको, वो टेबल कंप्लीट करनी है। ओके, सो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। एक रिलेशन दिया होगा उसने, एक फॉर्मूला दिया होगा। एग्जाम्पल 12 में क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू दिया है उसने 2x + 1, fx इज इक्वल टू 2x + 1 दे दिया और एक टेबल दे दी उसने। सो टेबल में क्या लिखा है, टेबल में x और y की वैल्यूज़ लिखी हैं। यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसमें 1 है तो f1 कितना होगा, 1 की जगह पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 4 5। सो y इज़ नथिंग, y आपका जो है क्या है, fx है। सो y की x की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 4 + 1 5 हो जाएगा। 3 रखेंगे अगर x की वैल्यू तो 2 3 6 6 + 1 7 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 8 + 1 9 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से आप इस टेबल को फिल कर सकते हो। ओके, अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दिया है। ओके, अभी कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ फंक्शंस के कुछ टाइप हम पढ़ने वाले हैं अभी। सो टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शंस, सो इसमें सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी के नाम से ही पता चल रहा है आपको। आइडेंटिटी का मतलब है, देखो ये कोई फंक्शन है अगर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है अगर ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन किसकी है भाई, अगर ये एंगल 45 डिग्री है, सो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब कि आप x की जो वैल्यू रखेंगे y की वही वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y भी 2 हो जाएगा। x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y भी -2 हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कैसा है, आइडेंटिकल फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। जो वैल्यू x की रखोगे वही वैल्यू आपकी y की वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा फंक्शन आता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि x की चाहे कुछ भी वैल्यू रखो y की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये एक ग्राफ हमने बनाया, तो अगर यहाँ पे ये देखो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लेते हैं c क्या है यहाँ पे, c है कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू c, ये होगा x एक्सिस से c डिस्टेंस पे, ओके। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, c आएगी। x की वैल्यू 3 रखो तो भी y की वैल्यू c आएगी, है ना, क्योंकि x से कोई मतलब नहीं है उसको, x की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, y की वैल्यू हमेशा c रहेगी। सो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, जिसमें आप x की कोई भी वैल्यू रखने पे y की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तीसरा पढ़ोगे आप पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल्स आप बहुत पढ़ चुके हो, क्लास 9th में पढ़ चुके हो, क्लास 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल कैसा होता है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए एक्स टू द पावर एन, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है। बी एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एक एक पावर घटती जाएगी, लास्ट में बचेगा कोई कांस्टेंट, ठीक है, लास्ट में कोई कांस्टेंट बच जाएगा c, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें अगर, तो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल नंबर पढ़े, रेशनल फंक्शन भी उसी की तरह का है। सो रेशनल फंक्शन में क्या होगा, दो फंक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ओके। जैसे एक फंक्शन है आपका px, एक फंक्शन है आपका qx, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं रेशनल फंक्शन। जैसे यहाँ पे px और qx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। qx की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। qx की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लिया हमने 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो गया हमारा x प्लस 1, ठीक है। सो ये px भी एक पॉलिनोमियल है और qx भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो इस तरह के दो पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड कर दें तो उनको बोलते हैं हम रेशनल फंक्शन, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन, ओके। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन में देखो एक इसने दिया है, कुछ एग्जांपल भी दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 13। तो इसमें क्या करना है, आपको रैंडमली कोई वैल्यू लेनी है x की। जैसे इसने दिया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 x की वैल्यू दे दी, तो y की वैल्यू फाइंड करके आपको वहाँ पे ट्रेस करना है, ठीक है। ट्रेसिंग कैसे करनी है, जैसे आपने क्लास 10th में भी सीखा है कि एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसको ट्रेसिंग करना है हमें, ठीक है। तो एक टेबल बनाएंगे हम, टेबल किसकी बनाएंगे, x और y की टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -3 से शुरुआत कर लो, -3 रखेंगे तो y 9 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 रखेंगे 1 आ जाएगा, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है वो ट्रेस करने हैं, -3 और 9। -3 यहाँ पे कहीं होगा, 9 कहीं यहाँ पे ऊपर होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -3 9, सपोज दैट ये आ गया -3 9। उसके बाद -2 4, -2 यहाँ पे होगा, 4 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये एक कोऑर्डिनेट आ गया b, ये आ गया -2 4। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट है -1 -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, तो एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, तो ये आ गया c, -1 1, और एक ये यहाँ पे 0 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर सिमिलर फैशन में 1 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 4 यहाँ पे हो जाएगा, और 3 9 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसकी ट्रेसिंग करनी है हमें ग्राफ की,
सो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, कर्व कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ कर्व हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको यहाँ पे इसकी पिक्चर बनानी है। रेंज क्या होगी अब इसकी, रेंज देखो, रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब है ये जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, y की वैल्यू ऑफ y इज़ रेंज। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसने सेट डिफाइन किया है r के ऊपर। ठीक है, ये जो फंक्शन इसने दिया है वो r से r के ऊपर है, रियल नंबर से लेके रेशनल नंबर से लेके रियल नंबर से लेके रियल नंबर पे है। ठीक है, तो डोमेन इसकी ये हो जाएगी, कोडोमेन ये हो जाएगी। रेंज क्या होगी, हर एक रियल नंबर का कोई ना कोई स्क्वायर अवेलेबल होता है, तो वो भी एक रियल नंबर ही होता है। सो यहाँ पे रेंज भी इसका रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 13। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल नंबर 14 में भी ऐसा ही करना है हमें कि एक फंक्शन दिया है f(x) = x³ दे दिया। अब उसने क्या किया, x³ दे दिया, तो उसकी भी आपको ट्रेसिंग करनी है, और ट्रेसिंग करने के बाद आपको बताना है कि उसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये फंक्शन भी R2R में डिफाइन है। उसके बाद है आपका रेशनल फंक्शन, आई कवर्ड ऑलरेडी। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f सच दैट r - 0 to r। अभी देखो एग्जाम्पल 15 में इसने क्या दिया है, एग्जाम्पल 15 में जो सेट A है, सेट A आपका R रियल नंबर के सेट में से 0 को निकाल रखा है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है वो ये हो जाएगा R - 0। ये दिया है उसने कि जो f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम R - 0, R - 0 यहाँ से निकाल के, और ये R में कोई फंक्शन है, तो B क्या है आपका, B इज़ R, ये R है और ये है R - 0। ठीक है, और फंक्शन का जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है उसने f(x) = 1/x। 0 क्यों निकाला है यहाँ से, क्योंकि x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ सकते हम। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली होगा तो वो रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होगा। ओके, सो इसने कुछ टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला है, सो कंप्लीट कर सकते हैं टेबल यहाँ से, और फंक्शन को हम ट्रेस आउट कर सकते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट फाइंड करके। ओके, एक होता है मॉड्यूलस फंक्शन। अभी टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें आगे जो आता है, एक आता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शंस। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब है कि f(x) की वैल्यू x के इक्वल होगी अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और -x होगी अगर x की वैल्यू लेसर देन 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन को दो तरह से डिफाइन करा है हमने, दो पार्ट में, कि भाई अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर कर्व x की वैल्यू ले रहे हैं तो कर्व कैसा होगा, x होगा। ठीक है, ये होगा, ये क्या है, y = x है, और अगर x की वैल्यू लेसर देन 0 है तो -x होगी। तो -x, y = -x कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है, ये आ जाएगी आपकी y = -x। तो कर्व को यहाँ इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एक ये वाला कर्व होगा y = x, और एक ये वाला होगा y = -x। ये किसके लिए है, x की वैल्यू अगर लेसर देन 0 है, तो x की वैल्यू लेसर देन 0 इस कोऑर्डिनेट में आएगी। सो इस कोऑर्डिनेट में ये होगा y = -x। उसके बाद है एक सिग्नम फंक्शन। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे अभी। सिग्नम फंक्शन में क्या है, ओके, सिग्नम फंक्शन भी कुछ इसी तरह का है कि उसमें f(x) = 1 है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। 0 इफ़ x इज़ 0, और -1 है इफ़ x इज़ लेसर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। देखो बच्चों, इसको थोड़ा ट्रेस आउट करेंगे। ये आपका x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये -x और ये -y। ओके, x की वैल्यू अगर हम क्या रख रहे हैं, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो इसमें 0 शामिल नहीं है,
यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वल टू 0 नहीं है। सो यहाँ पे ये स्पेस जो है ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो 1 अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे सर्किल लगा देंगे, ब्लैंक सर्किल होगा। ब्लैंक सर्किल का मतलब है कि x की वैल्यू 0 नहीं है। सो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब इधर कहीं भी चले जाओ आप तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। ये अगर 1 डिस्टेंस है, ये अगर डिस्टेंस 1 है इस लाइन की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है। और 0 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 0 है, तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। सो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी y की वैल्यू। तो -1 वैल्यू आप y की यहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे भी ये ऐसे सर्किल लगाया है, देखो डॉट लगाते हैं तो उसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे जो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू -1। इसका डिस्टेंस यहाँ से जो है कितना है, -1 है, ठीक है बच्चों। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको नहीं आती है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो 9th में 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़े, तो आपको ये चीज़ें सब समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन का जो डायग्राम होगा वो इस तरह से कुछ बनेगा। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे स्लॉट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। स्लॉट में कैसे डिवाइड होगा कि पहला आपका 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि 0 से 1 का एक स्लॉट रहेगा कि भाई 0 से और 1 के बीच में x की वैल्यू कितनी भी हो, y की वैल्यू 1 रहेगी, फिक्स क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। जो लीस्ट वाला जो इंटीजर होता है, ठीक है, जैसे x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेसर देन 1 है। सो इसके बीच में अगर x की वैल्यू होगी तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो वैल्यू आ जाएगी 0, है ना। अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। समझ गए बात। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 इंटीजर के बीच होगी तो जो लेस वाला इंटीजर होता है उसको ले लेते हैं, ओके। सो 0 से 1 के बीच में जो कंसिडर करेंगे वो 0 के बारे में कंसिडर करेंगे, और 1 से 2 के बीच में जो कंसिडर करेंगे वो क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगी y की वैल्यू। तो 1 से 2 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, ओके। तो ये वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस 1 है, ओके। सो ये 1 हो जाएगी। अब 2 से 3 के बीच कितनी होगी भाई, अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, जो लेसर वाला जो हमारा इंटीजर है उसके बराबर हो जाएगी। सो 2 से 3 के बीच में 2 हो जाएगी। तो ये अगर 2 है और ये 3 है तो ये वैल्यू कितनी है, ये 2 है, ठीक है। तो ये 2 और 3 के बीच में जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। फिर 3 और 4 के बीच में कैसा बनेगा, 3 डिस्टेंस पे बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। सो ये 3 डिस्टेंस हो जाएगी। तो y की वैल्यू 3 और 4 के बीच में y की वैल्यू कितनी रहेगी, वो 3 रहेगी, ओके। 4 और 5 के बीच में क्या वैल्यू रहेगी, 4 रहेगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू y इज इक्वल टू 4। देखो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1, ये क्या है y इज इक्वल टू 2, ये है y इज इक्वल टू 3, ये y इज इक्वल टू 4। कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगी 1 से 2 के बीच में, दैट इज़ 1। 2 से 3 के बीच में 2 रहेगी, 3 से 4 के बीच में 3 रहेगी, 4 से 5 के बीच में 4 रहेगी, ठीक है। सिमिलरली अब नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा।
कि -1 से 0 के बीच में कितनी रहेगी, -1 रहेगी, क्योंकि छोटा इंटीजर कौन सा है, -1 है। ठीक है, तो -1 और 0 के बीच में ये इक्वल टू भी है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू, छोटे वाला इंटीजर के इक्वल टू भी रहेगा। तो -1 से लेके और 0 तक के बीच में क्या रहेगी, -1 रहेगी वैल्यू। तो ये ये 1 है अगर, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू -1 हो जाएगी। 1 से 2 के बीच में कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2। ठीक है, इसी तरह से -3 और -4। क्लियर है? तो इस ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, उसके बाद है आपका सिग्नम हो गया। एलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे अब। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन हुए। अब फंक्शंस का आखिर एलजेब्रा क्या है? जैसे हम नंबर्स पे एलजेब्रा यूज़ करते हैं, नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एलजेब्रा ऑफ फंक्शन। सो देखो 4 ऑपरेशन होंगे यहाँ पे। पहला होगा एडिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ फंक्शन नॉर्मल हम कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन है हमारा fx प्लस gx। ठीक है, fx प्लस gx, तो जो नॉर्मल एडिशन है उसको नॉर्मल ऐड करेंगे। जैसे fx कोई फंक्शन दे दिया, प्लस माइनस करेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है फंक्शन पे एप्लीकेबल। जैसे fx मान लेते हैं 3x² प्लस x माइनस 1 है। ठीक है, और gx मान लेते हैं कि x² प्लस 2x 3x प्लस 2। ये कोई 2 फंक्शन है, इन फंक्शन का एडिशन करते हैं और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो सिंपल पढ़ चुके हो आप, ये 11th वाला टॉपिक नहीं है पढ़ने लायक, 9th और 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3x² प्लस x माइनस 1 और प्लस x² प्लस 3x प्लस 2। सेम जो इनको ऐड कर लेंगे, 3x² x² हो जाएगा 4x², x और 3x हो जाएगा 4x, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका f प्लस gx। ठीक है, दोनों फंक्शन को ऐड करने पे ये आया वैल्यू। ठीक है, अब f माइनस जी भी कर सकते हैं हम, f माइनस gx भी कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो। अब 3x² प्लस x माइनस 1 माइनस x² प्लस 3x प्लस 2। माइनस किया तो अंदर वाले टर्म्स की सब साइन चेंज हो जाएंगे। -x² माइनस 3x माइनस 2, 3x² माइनस x² 2x², x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो ये आ गया आपका सब्सट्रैक्शन। सिमिलरली हम इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऑलरेडी आप क्लास 9-10 में पढ़ चुके हो। सो यहाँ पे मैं वो डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कोशेंट भी, डिवाइड भी कर सकते हो। तो इसने एग्जाम्पल 16 भी दिया है कि fx इज इक्वल टू x², gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, b2 रियल फंक्शन, फाइंड f प्लस g। दोनों को ऐड करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को डिवाइड करना है। ईजिली आप इसको फाइंड कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल 17 है, 17 भी कुछ इसी तरह का है। सो वो भी आपको खुद करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.3 एक्सरसाइज भी आपको खुद करनी है। कुछ अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। और ऐसे ही रियल अपडेट्स के लिए, अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल पहुंचाना मेरा जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।